हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BBPS इटावा भोपजी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पादपों में श्वसन की, और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। आज हम बात करेंगे क्रेब्स चक्र की। क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल की। तो सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ जो क्रेब्स साइकिल है, इसे क्रेब्स साइकिल नाम क्यों दिया गया, या यही जो साइकिल है इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA चक्र भी कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे सर हैंस क्रेब्स। इन्होंने 1941 में कबूतर की मांसपेशियों या पेशीय कोशिकाओं में, पेशियों में क्रेब्स साइकिल की खोज की, या क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले कबूतर की पेशियों में सर हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा। तो इन्हीं के सम्मान में इसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे TCA चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं TCA चक्र और सिट्रिक अम्ल चक्र? क्योंकि ये जो साइकिल है, इस चक्र में प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड बनता है। इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र, सिट्रिक अम्ल चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ये जो सिट्रिक अम्ल है, या इसके बाद में बनने वाले कुछ उत्पाद हैं, उनमें तीन COOH कार्बोक्सिल, 3 कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, और 3 कार्बोक्सिलिक समूहों की उपस्थिति के कारण ही ये जो साइकिल है, इसे हम TCA चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ प्रेजेंट हैं, सिट्रिक अम्ल, और इसके बाद में बनने वाले जैसे सिस एकोनिटिक अम्ल वगैरह होता है, आइसोसिट्रिक अम्ल वगैरह होता है, उनमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, 3 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के आधार पर इसे TCA चक्र कहा जाता है। तो ये क्लियर, क्रेब्स साइकिल क्यों कहा, TCA साइकिल क्यों कहा, सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहा, तो ये इसी के नाम है। क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल या सिट्रिक अम्ल जो साइकिल हैं, वो सभी इसी के नाम है। आगे हम बात करें, ये जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो ये जो साइकिल है
ये साइकिल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इस चक्र से संबंधित जितने भी एंजाइम्स होंगे, क्योंकि ये जो साइकिल है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स क्या करता है? भाग लेते हैं। तो सभी एंजाइम्स लगभग कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ एक एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हम बात करें, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट न होकर ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इनर जो मेम्ब्रेन होती है आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। तो कहाँ प्रेजेंट होगा? आंतरिक झिल्ली में प्रेजेंट होगा। कौन सा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो कहाँ उपस्थित नहीं है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो क्रेब्स साइकिल जो है, इस क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग जो है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? तो क्रेब्स साइकिल का प्रथम जो हम चरण की बात करें तो प्रथम चरण के अंतर्गत क्या होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश नहीं करता। उससे पहले एक मध्यमवर्ती क्या होती है? अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया है, अर्थात प्रथम जो क्रिया है, प्रथम जो चरण है, वो पहला चरण कोशिका द्रव्य में हो रहा है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ होगा? मैट्रिक्स के अंतर्गत संपन्न होता है। तो आगे हम देखें, क्रेब्स साइकिल का पहला जो चरण है, क्रेब्स चक्र का प्रथम चरण साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है, जहां पायरुविक एसिड, पायरुविक जो अम्ल है या पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए का क्या करता है? निर्माण करता है। तो डायरेक्ट पायरुविक जो एसिड है वो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं करेगा। वो किसके रूप में प्रवेश करेगा? एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में। तो जो मध्यमवर्ती अभिक्रिया होगी वो कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ बात करें तो क्रेब्स साइकिल जो है उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसके अलावा हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है, डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। तो क्रेब्स साइकिल में हम बात करें, क्रेब्स चक्र में डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया 3 बार होगी। यदि मध्यमवर्ती अभिक्रिया को जोड़ा जाए ना, तो एक जो साइकिल होगा, एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के लिए क्रेब्स साइकिल जो है वो 2 बार होता है। तो जब एक बार क्रेब्स साइकिल होता है मध्यमवर्ती अभिक्रिया के साथ, तो 3 बार उसमें डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी। यदि मध्यमवर्ती के अलावा होता है तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी। इसके अलावा क्रेब्स चक्र में डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया, डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया कितनी बार होगी? 5 बार होगी मध्यमवर्ती अभिक्रिया के साथ। लेकिन यदि मध्यमवर्ती अभिक्रिया को नहीं जोड़े तो कितनी बार होगी? 4 बार होगी। इसके अलावा हम देखें तो क्रेब्स साइकिल जो होता है उसमें
डी ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो ऑक्सीकरण की क्रिया जो है, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की क्रिया, ये जो क्रिया है ये कितनी बार होगी? 5 बार होगी। अकेले क्रेब्स साइकिल की बात करें तो कितनी बार होगी? 4 बार होगी। कितनी बार होगी? 4 बार यहाँ ऑक्सीडेशन की क्या होगी? क्रिया हमें देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ पे? तो ये क्रेब्स साइकिल जो है उसकी नॉर्मल क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब हम पूरा क्रेब्स साइकिल जो है उस पूरे क्रेब्स साइकिल की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो किस प्रकार से क्रेब्स साइकिल यहाँ क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। ध्यान दो। सबसे पहले हमने बात की कि ग्लाइकोलाइसिस होता है और उस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान एक जो ग्लूकोज का अणु है, एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक एसिड का क्या होता है? निर्माण। और पायरुविक जो एसिड है उस पायरुविक एसिड के, एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक एसिड बनेगा। तो एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं? 2 अणुओं का क्या होता है? यहाँ पर निर्माण होता है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान पायरुविक एसिड बना, तो यहाँ सबसे पहले पायरुविक एसिड की हम बात करें तो पायरुविक एसिड के कितने अणु बने? 2 अणु, एक ग्लूकोज के अणु से। और ये कितने कार्बन वाला यौगिक था? 3 कार्बन वाला यौगिक था। जो ग्लूकोज था वह 6 कार्बन युक्त था और 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज था ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान 3-3 कार्बन वाले 2 अणु बना देता है। किसके? पायरुविक एसिड के। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। तो पायरुविक एसिड जो है ये डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं करता, इससे पहले ये एक मध्यवर्ती अभिक्रिया से गुजरता है और उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी। ठीक है? तो और ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया है वह एक एंजाइम की प्रेजेंट में होगी और यहाँ एंजाइम है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण भी होगा और कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया भी यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो एंजाइम है यहाँ इसके साथ 5 सहकारक भी भाग लेते हैं। अब 5 सहकारक कौन कौन से हैं? एक तो होता है लिपोइक एसिड, एक होता है टीपीपी को कहेंगे थायमिन पायरोफॉस्फेट। क्या है? थायमिन पायरोफॉस्फेट। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा कोएंजाइम और NAD। ये 5 सहकारक यहाँ मध्यवर्ती जो अभिक्रिया है उसमें भाग लेंगे। ये जो क्रिया है ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, कोशिका द्रव्य में होगी और इस क्रिया में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और इस ऑक्सीडेशन के दौरान हाइड्रोजन मुक्त होंगे, उन्हें NAD द्वारा ग्रहण करके NADH2 का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अर्थात यहाँ एक जो जल का अणु है उसका विघटन होगा और एक मॉलिक्यूल
H2O, जल का यहाँ क्या होता है, निर्माण होता है। ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, तो प्रथम ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जल के अणु का यहाँ क्या होगा, निर्माण होगा। देखो 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, यहाँ हम 1 पायरुविक एसिड की बात करेंगे, 2 की नहीं, 1 पायरुविक एसिड की बात करेंगे, 2 की तो 2 बार ये क्रिया होगी, 2 बार होगी तो 2 NaDH2 बनेंगे, 2 जल के अणु यहाँ पर क्या होंगे, रिलीज होंगे, मुक्त होंगे। डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया के दौरान यहाँ एक यदि पायरुविक एसिड टूटता है तो एक पायरुविक एसिड का यदि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो एक CO2 का अणु 2 से 2 CO2 के अणु यहाँ मुक्त होंगे। यहाँ कौन भाग ले रहा है, को एंजाइम A भाग ले रहा है, इसके अलावा NAD भाग ले रहा है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होता है, लिपोइक एसिड यहाँ पर भाग लेता है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट यहाँ पर भाग लेगा। तो ये जो मध्यवर्ती अभिक्रिया है ये ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करती है। इसे हम लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जिसके दौरान पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, प्रवेश करता है। ध्यान दो एक बार, हमने ये बात की भैया ये कोई सेल थी, ये कोई क्या थी, कोशिका थी, और ये कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को किस में चेंज कर दिया गया, पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में बदल दिया। और ये 6 कार्बन वाला था, ये 3 कार्बन वाला है, इसका 1 अणु था, इसके कितने अणु बन गए थे, 2 अणु बन गए थे। कितने अणु बन गए थे, 2 अणु बन गए थे। अब ये जो पायरुविक अम्ल बना था ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान, तो हमने यहाँ देखा था कि 4 ATP बनते हैं लेकिन 2 ATP खर्च होते हैं। इसके अलावा 2 NaDH2 भी यहाँ पर क्या होते हैं, बनते हैं। 2 NaDH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे तो ETS के दौरान उनसे 6 ATP के तुल्य क्या मिलेगी, ऊर्जा। 4 ATP बने, 2 काम में आ गए, तो शुद्ध लाभ कितने ATP का हुआ था, 2 ATP का। ये तो हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड मध्यमवर्ती अभिक्रिया हो रही है, और मध्यमवर्ती अभिक्रिया के दौरान ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम किस में बदल जाएगा, A में बदल जाएगा। तो एसिटाइल को A में बदल गया, एसिटाइल को A में बदल गया। ध्यान दो, ये 3 कार्बन युक्त अणु था, तो 3 कार्बन में से 1 कार्बन CO2 के रूप में मुक्त हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो एसिटाइल को एंजाइम बना, को A बना, ये को A कैसा है, 2 कार्बन युक्त है। कैसा है, 2 कार्बन युक्त है। अब ये एसिटाइल को A ही आगे किस में प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्रेब्स साइकिल की जो क्रिया होगी, क्रेब्स चक्र जो होगा वो पूरा का पूरा कहाँ संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र हमें देखने को मिलेगा। जो मध्यमवर्ती अभिक्रिया हो रही है उसके दौरान एक यदि पायरुविक एसिड टूटता है और एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल को एंजाइम बनाता है, 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल को एंजाइम बनाएंगे। यहाँ हम 1 पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब मीन्स जो क्रेब्स साइकिल की क्रिया है वो क्रेब्स साइकिल की क्रिया 2 बार होगी। कितनी बार होगी, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण विघटन के लिए क्रेब्स साइकिल की क्रिया कितनी बार होगी, 2 बार, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक एसिड बने थे और 2 ही एसिटाइल को एंजाइम A बनते हैं। ये 2 बार प्रवेश करते हैं, इसका मतलब क्रेब्स साइकिल की जो क्रिया है वो 2 बार
बार होगी, हम एक बार में बात कर रहे हैं। तो एक बार के लिए यहाँ एक NADH2 बन गया, मध्यमवर्ती अभिक्रिया में 2 बार होगा तो यहाँ 2 NADH2 बन जाएंगे। और यदि 2 NADH2 बनेंगे, एक NADH2 से कितने ATP, 3 ATP। यदि 2 बार होगी तो यहाँ कितने ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। किसके दौरान, ETS के दौरान, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। अब आगे हम बात करें तो ये तो लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कंप्लीट हुई हमारी। यहाँ एक जल का जो अणु है वो बाहर मुक्त हो रहा है, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। प्रथम ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो यहाँ पर क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। 5 सहकारक यहाँ भाग लेते हैं। कौन सा एंजाइम काम में आया, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर क्या होता है, काम में आता है। आगे हम देखें तो अब जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, इसको सबसे पहले ग्रहण करने वाला जो यौगिक होगा, जो एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या करता है, क्रिया करता है, वो होता है यहाँ पर OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये 4 कार्बन युक्त यौगिक है। कौन है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द्वारा यहाँ किसको, एसिटाइल को एंजाइम ए को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो जल का संघनन होगा। एक जल का अणु यहाँ पर क्या होता है, प्रयुक्त होता है, काम में आता है। और जो कोएंजाइम ए है वो वापस यहाँ से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जो पुनः मध्यमवर्ती अभिक्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करने का क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो यहाँ एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिससे हम कहते हैं सिट्रिक सिंथेज, सिट्रिक सिंथेज एंजाइम। तो यहाँ जल का संघनन होगा और संघनन की क्रिया के दौरान एक जल का अणु यहाँ काम में आता है। एक एसिटाइल को एंजाइम ए की बात कर रहे हैं, 4 कार्बन वाला OAA एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और सिट्रिक सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रिया हो रही है। को एंजाइम यहाँ पुनः क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यहाँ हम देखें तो निर्माण होता है सिट्रिक अम्ल का। किसका, सिट्रिक अम्ल बनता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होगा वो 4 कार्बन वाला होगा या 6 कार्बन वाला होगा। देखो 4 कार्बन तो OAA के और 2 कार्बन किसके, एसिटाइल को एंजाइम ए के। तो बनने वाला प्रथम जो स्थायी यौगिक है वो कैसा है, 6 कार्बन वाला है। और कौन है, सिट्रिक अम्ल। इसीलिए इस साइकिल को हम क्या कह रहे थे, सिट्रिक अम्ल क्या कह रहे थे, साइकिल कह रहे थे, या सिट्रिक अम्ल क्या कह रहे थे, चक्र कह रहे थे। साथ ही यहाँ Fe+2 फेरस आयन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एक जल का अणु यहाँ काम में आया, को एंजाइम वापस क्या हो गया, रिलीज हो गया, सिट्रिक सिंथेज एंजाइम काम में आ रहा है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल जो है आगे, सिट्रिक अम्ल जो है ये सिट्रिक अम्ल आगे चेंज होगा सिस एकोनिटिक एसिड में, सिस एकोनिटिक अम्ल में। और यहाँ एंजाइम काम में आता है एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज। साथ ही फेरस आयन की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ एक जो जल का अणु है, एक जल का अणु यहाँ से क्या हो जाता है, वापस रिलीज हो जाता है या मुक्त हो जाता है। इसके बाद में सिस एकोनिटिक जो अम्ल है ये जस्ट बाद में चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रिक अम्ल में, आइसोसिट्रिक अम्ल में चेंज होगा। और वही एंजाइम एकोनिटेज साथ ही Fe+2 यहाँ पर काम में आएंगे। एक जो जल है, एक जल का अणु यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाता है। एक जल का अणु यहाँ पर क्या होता है, काम में आता है। एक जल का अणु यहाँ पर क्या होगा, प्रयुक्त होगा, काम में आएगा। और आइसोसिट्रिक अम्ल के अंदर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगला जो चरण होगा
उसमें आइसोसिट्रिक अम्ल जो है उसमें डिहाइड्रोजिनेज की क्रिया होगी। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक जो अम्ल है, ये आइसोसिट्रिक अम्ल जो है ये बदलेगा अब ऑक्जेलोसक्सिनिक किस में चेंज होगा? एसिड में। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में बदल जाएगा। किस में चेंज हो गया? ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है और इस क्रिया में NAD जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ के अपचयन होगा, इसका NADH2 का क्या कर लेगा? निर्माण। साथ ही एक जो जल का अणु है ये प्रयुक्त होगा, काम में आएगा। एक ऑक्सीजन का अणु यहाँ पर काम में आएगा और एक जल के अणु का यहाँ पर क्या होगा? निर्माण होगा। क्लियर यहाँ तक? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बन गया। अब आगे हम बात करें ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। देखो ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है और ये भी 6 कार्बन। सब के सब जितने भी यौगिक अभी तक बने हैं क्रेब्स साइकिल की क्रिया के दौरान वो सब के सब 6 कार्बन युक्त यौगिक है। अब अगला जो चरण है उसमें डीकार्बोक्सिलीकरण होता है और डीकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया के दौरान एक CO2 यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ काम में आएगा। डीकार्बोक्सिलेज तो प्रथम बार एक कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया यहाँ हुई डीकार्बोक्सिलेशन की और दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया यहाँ हो रही है। यदि मध्यवर्ती अभिक्रिया को नहीं जोड़े, क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में प्रथम डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही है और यहाँ पर एक CO2 जो अणु है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अब यहाँ 6 कार्बन में से एक कार्बन किसके रूप में? CO2 के रूप में बाहर मुक्त हो गया। अब केवल 5 ही कार्बन शेष रहेंगे, अर्थात अब 5 कार्बन वाला यौगिक बनेगा और इस यौगिक का निर्माण होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का क्या होगा? निर्माण। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक जो अम्ल है, एसिड है, ये एक 5 कार्बन वाला कैसा यौगिक है? 5 कार्बन वाला यौगिक है। तो प्रश्न पूछे आपको क्रेब्स साइकिल की क्रिया में बनने वाला प्रथम 5 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा है? तो बनने वाला प्रथम 5 कार्बन युक्त जो यौगिक होगा वो कौन होगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक कौन होगा? अम्ल होगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल होगा। यहाँ पर CO2 मुक्त हो रही है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल यहाँ पर बन गया। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक जो अम्ल है ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आगे कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में आगे क्रिया करेगा और साथ ही यहाँ पर को एंजाइम क्या करेगा? भाग लेगा। तो यहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक जो डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ डीकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हुई, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण हुआ जो 5 कार्बन वाला यौगिक था। अब यहाँ पर को एंजाइम ए जुड़ेगा। को एंजाइम ए यहाँ पर क्या होता है? जुड़ता है और डिहाइड्रोजिनेज की क्रिया हो रही है। मीन्स यहाँ पर NAD जो है हाइड्रोजन ग्रहण करके
अपचित NaDH2 का क्या करेगा, निर्माण। साथ ही एक जल का अणु यहाँ प्रयुक्त, एक O2 ऑक्सीजन का अणु प्रयुक्त होता है और एक जल का अणु यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। एक जल के अणु का यहाँ निर्माण होगा। अब यहाँ अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो अम्ल है 5 कार्बन वाला, ये चेंज हो जाएगा सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में। किस में चेंज हो जाएगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में। किस में बदल गया, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो अम्ल था ये 5 कार्बन वाला था। कैसा था, 5 कार्बन वाला था। साथ ही साथ यहाँ पर CO2 कौन मुक्त होती है, CO2 रिलीज होती है, CO2 निकलती है, तो एक कार्बन CO2 के रूप में और मुक्त हो गया। अब जो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बना, ये सक्सीनाइल कोएंजाइम ए जो है एक 4 कार्बन वाला कैसा यौगिक है, 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो प्रश्न पूछा आपको क्रेब्स साइकिल की क्रिया में, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया हो रही है उस क्रेब्स चक्र की क्रिया में प्रथम 4 कार्बन युक्त जो यौगिक बनेगा, वो प्रथम 4 कार्बन युक्त जो यौगिक बनता है वो कौन सा बनता है, तो कौन सा बनेगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए जो है वो प्रथम 4 कार्बन युक्त बनने वाला यौगिक है। किसमें, क्रेब्स चक्र की क्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया हो रही है ये पूरी, इसमें प्रथम 4 कार्बन युक्त जो यौगिक है वो कौन बन रहा है, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। अब इसके आगे सक्सीनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सीनिक थायोकाइनेज, सक्सीनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सक्सीनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बदल जाएगा सक्सीनिक अम्ल में। किसमें, सक्सीनिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, सक्सीनिक अम्ल में। और सक्सीनिक अम्ल भी कैसा है, 4 कार्बन वाला यौगिक है। साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो एक जो जल का अणु है, एक H2O जो है, एक जल का अणु प्रयुक्त होता है, काम में आता है। कोएंजाइम जो यहाँ जुड़ा था वो कोएंजाइम वापस क्या हो जाएगा, देखो ये कोएंजाइम ए यहाँ पर जुड़ा था, तो ये कोएंजाइम ए जो है ये वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। वापस यहाँ कोएंजाइम ए को क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ जुड़ा था तो 4 कार्बन वाला सक्सीनिक अम्ल बना। साथ ही यहाँ पर एक GDP जो है वो एक GTP का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, GTP का। अब जो सक्सीनिक अम्ल है ये सक्सीनिक अम्ल आगे चेंज होगा फ्यूमेरिक अम्ल में। किस में चेंज होगा, फ्यूमेरिक। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ है जैसे ये O है, ये है OAA, 4 कार्बन वाला है, ठीक है। फ्यूमेरिक अम्ल में बदला। और यहाँ जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो है फ्यूमेरेज। कौन सा एंजाइम है, फ्यूमेरेज एंजाइम यहाँ प्रयुक्त होता है। और सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा ये होगा सक्सीनिक, यहाँ थायोकाइनेज, यहाँ है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है। यहाँ निर्माण होगा FAD जो है ये FADH2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, FADH2 का निर्माण करेगा। साथ ही एक ऑक्सीजन का अणु यहाँ प्रयुक्त होता है, एक जल के अणु का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ दिख नहीं रहा, शायद दिख जाएगा। यहाँ हाफ O2 एक ऑक्सीजन काम में आएगा और H2O जल के अणु
का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। फ्यूमेरिक अम्ल जो बना, ये फ्यूमेरिक अम्ल भी कैसा है, 4 कार्बन वाला है। अब जो फ्यूमेरिक अम्ल है, ये फ्यूमेरिक अम्ल आगे चेंज होगा मेलिक अम्ल में। किस में चेंज होगा, मेलिक अम्ल में चेंज होगा। किस में, मेलिक अम्ल में। और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा फ्यूमेरेज, फ्यूमेरेज एंजाइम काम में आएगा। साथ ही यहाँ एक जल का अणु काम में आता है। अब ये OAA यहाँ से, ये 4 कार्बन वाला, ये भी 4 कार्बन वाला। अब मेलिक जो अम्ल है, ये मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। साथ ही यहाँ पर NAD जो है वो हाइड्रोजन ग्रहण करके NADH2 का निर्माण करता है। यहाँ पर भी एक जल का अणु टूटेगा और एक H2O यहाँ पर भी क्या होता है, एक जल का अणु यहाँ पर भी क्या होगा, बनेगा। एक जल के अणु का यहाँ पर भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमने बात की, देखो दोबारा से एक बार ध्यान से देखो, मध्यमवर्तीय विक्रिया में पायरुविक एसिड जो बना वो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बना वो पायरुविक एसिड डायरेक्ट किस में प्रवेश नहीं कर रहा है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं कर रहा। वो किसके रूप में प्रवेश करेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, जिसके दौरान हाइड्रोजन रिमूव होंगे और हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा, NAD, और ये NADH2 का निर्माण कर लेगा। एक ऑक्सीजन अणु प्रयुक्त होगा, जल के अणु का क्या होगा, निर्माण होगा। तो प्रथम बार ऑक्सीडेशन की क्रिया यहाँ हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एक CO2 का जो अणु है ये यहाँ पर क्या होता है, मुक्त होता है, 5 सहकारक भाग लेते हैं। तो फिलहाल 2 पायरुविक एसिड बने थे, 2 से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। हम बात करें एक पायरुविक एसिड की, 1 से 1 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ये पूरा क्रेब्स साइकिल जो है हमने 1 बार पढ़ा, ये भी पूरा कितनी बार होगा, 2 बार। मतलब एक ग्लूकोज का यदि पूर्ण विघटन करवाना है, पूर्ण ऑक्सीकरण करवाना है, तो क्रेब्स साइकिल की क्रिया कितनी बार होगी, 2 बार। क्यों होगी, क्योंकि एक ग्लूकोज से आगे पायरुविक एसिड के, पायरुवेट के या पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने थे, 2 अणु बने थे। क्लियर। एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये 2 कार्बन वाला है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके क्रेब्स चक्र को क्या करता है, चालू करता है, और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। किस प्रकार से ऊर्जा मिलेगी उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ेगा, जुड़ने वाला या ग्राही जो यौगिक है वो कौन सा है, कौन सा है यहाँ, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन वाला यौगिक है। सिट्रिक सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन इसके। पहला जो इसका यौगिक बना वो सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड जो बना वो 6 कार्बन वाला यौगिक है। कैसा है, 6 कार्बन वाला। सिट्रिक अम्ल बनता है, इसीलिए इसे सिट्रिक अम्ल साइकिल भी कहता है। सिट्रिक अम्ल जो बनता है इसमें 3 COOH समूह होता है, इसलिए इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ पर संगनन की क्रिया होगी। पहला जो प्रोसेस है उसमें संगनन हो रहा है। दूसरा जो प्रोसेस है वो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक जल का अणु यहाँ से रिलीज होगा, त्याग देगा और सिस एकोनिटिक अम्ल में बदलेगा। पुनः यहाँ फेरसाइन की भी आवश्यकता होती है, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ फेरसाइन की आवश्यकता होती है। एकोनिटेज जो है उसकी प्रेजेंस में फिर से जल को ग्रहण करेगा, सिस एकोनिटिक अम्ल, और ये आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल जाएगा। ये भी 6 कार्बन वाला यौगिक है। अब आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, पुनः डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होगी और इसके दौरान जो मुक्त हुए H+ हैं, हाइड्रोजन आयन है, उन्हें NAD ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर लेगा। एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ प्रयुक्त होता है और एक जल के अणु का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। उसके बाद में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बना। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल 6 कार्बन वाला है। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल जो है इसमें डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ काम में आएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी। यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही है, एक CO2
CO2 का अणु यहाँ मुक्त हो गया, तो 6 कार्बन में से 1 कार्बन CO2 के रूप में निकल गया। तो अब इसके पास कितने कार्बन बचेंगे? अगला जो कंपाउंड बनेगा, अगला जो यौगिक बनेगा वो कैसा बनेगा? 5 कार्बन वाला बनेगा। तो प्रश्न पूछ सकता है क्रेब्स साइकिल में प्रथम 5 कार्बन वाला यौगिक कौन सा बनता है? तो कौन सा बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनेगा। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल जो है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, पुनः यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होगी और डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के दौरान मुक्त हुए जो हाइड्रोजन है उन्हें NAD द्वारा ग्रहण करके NADH2 का निर्माण किया जाएगा। पुनः यहाँ एक जल का अणु काम में आएगा और एक ऑक्सीजन अणु काम में आएगा और एक जल के अणु का यहाँ क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ एक CO2 भी रिलीज होगी, मतलब यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया भी हो रही है। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के पास कितने कार्बन थे? 5 में से 1 कार्बन CO2 के रूप में रिलीज हो गया। अब कितने कार्बन बचेंगे? अगला जो कंपाउंड बनेगा 4 कार्बन। तो अगला जो यौगिक बनेगा वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा। वो 4 कार्बन वाला यौगिक है। कैसा यौगिक है? 4 कार्बन वाला। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, ये सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनिक अम्ल में बदल जाएगा 4 कार्बन युक्त में। यहीं पर एक GTP का क्या होगा? निर्माण। एक जल का अणु काम में आ रहा है, कोएंजाइम A वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलीज। सक्सिनिक अम्ल जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होगी और पुनः यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के दौरान मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है और मुक्त हुए जो हाइड्रोजन है उनको FAD ग्रहण करेगा। अब NAD ग्रहण न करके कौन ग्रहण कर रहा है? FAD। और FAD किस में चेंज हो गया? FADH2 में। साथ ही एक जल का अणु बना, एक ऑक्सीजन काम में आया। इसके अलावा फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में एक जल के अणु को ग्रहण करके ये किस में चेंज हो जाएगा? मेलिक अम्ल में। मेलिक अम्ल जो है मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी और मुक्त हुए जो हाइड्रोजन है उनको NAD द्वारा ग्रहण किया जाएगा और एक ऑक्सीजन अणु प्रयुक्त होगा, एक जल का अणु बढ़ेगा, एक NADH2 का निर्माण होगा, ये OAA में बदल जाएगा। ये चक्र लगातार क्या होता रहता है? चलता रहता है। ये हमने एक साइकिल की बात की। प्रश्न यहाँ पर पूछे क्रेब्स जो साइकिल है उस क्रेब्स साइकिल में कितने 6 कार्बन युक्त यौगिक बनते हैं? कितने 6 कार्बन युक्त यौगिक बनते हैं? तो 1, 2, 3 और 4। क्रेब्स साइकिल में क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन वाले यौगिक बनते हैं। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया में कितने यौगिक ऐसे हैं? बनने वाले कितने यौगिक ऐसे हैं जो 6 कार्बन वाले हैं? तो कितने? 4। क्रेब्स साइकिल की क्रिया में 5 कार्बन वाले यौगिक कितने बनते हैं? तो 5 कार्बन वाले जो यौगिक हैं, 5 कार्बन वाले यौगिक केवल एक बनता है। कौन है? एक बनता है और वो भी कौन है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक जो अम्ल है वो 5 कार्बन वाला यौगिक है। क्रेब्स साइकिल की क्रिया में 4 कार्बन वाले कितने यौगिक बनते हैं? कितने यौगिक बनते हैं? बताओ। 4 कार्बन वाले। देखो इसके बाद में 1, 2, 3, 4 और 5 कितने यौगिक बनेंगे? 5 यौगिक ऐसे हैं जो 4 कार्बन वाले बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 कार्बन वाले 5 यौगिक यहाँ पर बनते हैं। क्लियर। अब हम बात करें पूरा जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल की क्रिया में कितनी बार हम बात करें ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है वो कितनी बार यहाँ संपन्न हो रही है, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़े हैं मध्यमवर्तीय अभिक्रिया को। तो यहाँ 1 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 बार और 3 बार और 4 बार। तो ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है क्रेब्स चक्र में, ऑक्सीडेशन की क्रिया
क्रेब्स चक्र में ऑक्सीडेशन की क्रिया 4 बार होती है। कितनी बार होती है? 4 बार होगी। मतलब 4 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। और 1 बार यहाँ होती है, 2 ऑक्सीजन के अणु यहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो पूरा क्रेब्स साइकिल की बात करें तो हमने देखो बात की थी यहाँ C6H12 O6 प्लस 6O2 क्या बना था? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। और कितनी ऊर्जा बनी थी? 686 किलो कैलोरी, मतलब 38 ATP के तुल्य हमें क्या मिली थी? ऊर्जा मिल रही थी। तो क्या ये सारा सिस्टम मिल पा रहा है? वापस ये सारा सिस्टम हमें मिल रहा है। 6 ऑक्सीजन के अणु यहाँ काम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? देखो 1, 2 और 3 और 4, तो 4 ऑक्सीजन के अणु तो यहाँ, 2 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर, तो टोटल 6 ऑक्सीजन के अणु क्या हो गए? काम में आ गए। इसके अलावा हम बात करें 6 CO2 बनते हैं। तो 6 CO2 देखो कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं। देखो एक तो डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया यहाँ हो रही है, एक CO2 यहाँ रिलीज हो रही है और एक CO2 यहाँ रिलीज हो रही है। क्लियर? एक बार में ये साइकिल हो रहा है, मतलब 1 CO2, 2 बार होगा तो 2 CO2 यहाँ, 2 CO2 यहाँ, कितनी हो गई? 4, और 2 CO2 यहाँ पर भी रिलीज होंगी। तो 2 4 और 2 6 क्या है? CO2। तो 6 CO2 रिलीज हो गई यहाँ पर, 6 CO2 यहाँ मुक्त हो गए। 6 का CO2 के अणु यहाँ मुक्त हो रहे हैं। किसमें? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया में। देखो ये साइकिल कितनी बार होगा? 2 बार। क्यों होगा? क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 अणु, और 2 अणु यदि 2 अणुओं प्रवेश करेंगे तो पूरा जो क्रेब्स साइकिल है वो कितनी बार होगा? 2 बार। ये हमने 1 बार की बात की है। तो 1 बार में डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया यहाँ हुई, एक डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया यहाँ हुई और एक डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया यहाँ हुई। तो 2 CO2 यहाँ, 2 CO2 यहाँ और 2 CO2 यहाँ, टोटल 6 CO2 यहाँ पर क्या हो गए? रिलीज हो गए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जल के कितने अणु यहाँ पर मुक्त होते हैं। तो जल के 6 अणु यहाँ पर क्या होते हैं? मुक्त हो रहे हैं। जल के कितने अणु यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं? 6 अणु यहाँ पर क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। और क्रेब्स साइकिल में टोटल हम बात करें तो कितने जल के अणु यहाँ पर बढ़ते हैं? तो टोटल हम देखें तो देखो 1 2 3 और 4 और 5, तो 5 दूनी 10 जल के अणु यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। पूरे क्रेब्स साइकिल में 10 जल के अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। जिनमें से खर्च कितने हो रहे हैं? इनमें से खर्च कितने हो रहे हैं? केवल इसकी बात कर रहे हैं, मध्यवर्ती अभिक्रिया को रहने दो। क्रेब्स चक्र की बात करें तो क्रेब्स चक्र में H2O प्रयुक्त हुए। कितने जल के अणु यहाँ पर काम में आए और कितने जल के अणु यहाँ पर बन रहे हैं? कितने जल के अणु यहाँ पर बन रहे हैं? तो H2O, क्रेब्स चक्र में H2O का बनना, कितने जल के अणु यहाँ पर बनते हैं? देखो देखें हम तो कितने? 1 2 3 और 4 और 5, 2 बार होगा तो 10 H2O अणु बने क्रेब्स चक्र में। काम में कितने आ गए? 1 2 3 और 4 दूनी 8 H2O काम में आए या खर्च हो गए। तो बचे कितने? 2 H2O। कितने जल के अणु बच गए? 2 जल के अणु यहाँ पर बच गए। और 2 जल के अणुओं की यहाँ हम बात करें तो मध्यमवर्ती जो अभिक्रिया है उसमें भी हम देखें
तो दो जल के जो अणु हैं वो यहाँ पर मध्यमवर्ती जो अभिक्रिया है उसमें भी क्या होते हैं, बनते हैं। तो दो जल के अणु मध्यमवर्ती अभिक्रिया में और दो जल के अणु ग्लाइकोलाइसिस में बढ़ते हैं। दो जल के अणु यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में बढ़ते हैं। तो टोटल H2O कितने बन रहे हैं, 6, 2 2 4 और 2 6 जल के अणु यहाँ पर क्या हो गए, बढ़ गए हैं पूरा। यदि एक ग्लूकोज अणु का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, 2 तो किस में बचे, केवल क्रेब्स साइकिल में, 2 किस में, मध्यमवर्ती अभिक्रिया में, और 2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी 2 जल के अणु बढ़ता है। तो टोटल कितने, 6। केवल क्रेब्स साइकिल में कितने जल के अणु प्रयुक्त हुए, तो क्रेब्स साइकिल में 10 जल के अणु प्रयुक्त हुए जो साफ साफ लिखे हुए हैं। कितने जल के अणु यहाँ पर बने, तो 10, और कितने जल के अणु काम में आ गए, 8 काम में आ गए। तो शुद्ध जल के अणुओं का लाभ जो हो गया वो क्रेब्स साइकिल से कितना हो गया, 2 जल के अणु यहाँ पर काम में आ गए। 6 CO2 एक ग्लूकोज अणु के विघटन के दौरान यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, जिसमें 4 क्रेब्स साइकिल के दौरान, 2 मध्यमवर्ती अभिक्रिया के दौरान बढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक। ऑक्सीजन कितनी प्रयुक्त हुई, तो 6 ऑक्सीजन के अणु यहाँ काम में आते हैं, 2 यहाँ और 4 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर काम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर काम में आ गए। अब बात करें हम ऊर्जा की, 38 जो ATP बन रहे हैं वो 38 ATP किस प्रकार से यहाँ क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, अर्थात 38 ATP हमने किस आधार पर कहा है, 38 ATP किस आधार पर कहा है, केवल और केवल पहले क्रेब्स साइकिल की बात करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखो कितनी ऊर्जा क्रेब्स साइकिल के दौरान ATP जो क्रेब्स चक्र हो रहा है इसमें हम यहाँ क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने ATP का क्या हुआ, फायदा हुआ। यहाँ ATP पुल को हम समझे कितने ATP हमें प्राप्त हो रहे हैं, कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है, केवल और केवल पहले क्रेब्स साइकिल की बात करूँ। अब इसको समझना उससे पहले आप यहाँ ध्यान दो, एक NAD होता है ना, NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एक होता है FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एक होता है GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, एक NADH2 जो होता है ना वो बराबर है 3 ATP के, अर्थात एक NADH2 से ETS के दौरान कितने ATP बनने वाले हैं, 3। एक FADH2 जो है ना वो बराबर है 2 ATP के, अर्थात ETS के दौरान एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे, 2। और एक GTP जो है ना वो 1 ATP के बराबर है, किसके बराबर है, 1 ATP के। अब केवल क्रेब्स साइकिल में देखें हम कितने ATP यहाँ बढ़ रहे हैं। देखो एक NADH2 यहाँ एक बार की बात करेंगे पहले, एक क्रेब्स साइकिल कितनी बार हो रहा है, 2 बार, केवल एक बार की बात करें तो एक बार की बात करें तो एक NADH2 बना, एक NADH2 कितने ATP के बराबर होगा, 3। एक NADH2 यहाँ बना तो ये भी कितने ATP के बराबर है, 3। एक FADH2 यहाँ बना और एक FADH2 से कितने ATP, 2। इसके अलावा एक NADH2 यहाँ बना, मतलब 3 ATP यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके अलावा रह गया एक GTP रह गया, तो एक ATP ये भी लेगा।
केवल एक साइकिल की बात कर रहे हैं, क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 2 12। तो एक क्रेब्स साइकिल के दौरान एक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक क्रेब्स चक्र से 12 एटीपी प्राप्त हुए। क्रेब्स चक्र कितनी बार होगा? 2 बार। क्रेब्स चक्र 2 बार होता है, मतलब एक ग्लूकोज का पूर्ण विघटन यदि हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा, 2 बार होता है। अतः कुल एटीपी कितने हुए? 12 एटीपी गुणा 2, 24 एटीपी। तो टोटल 24 एटीपी हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? अकेले क्रेब्स साइकिल से। किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं? क्लियर ये जानकारी। बात करें यहाँ मध्यमवर्तीय विक्रिया की, तो मध्यमवर्तीय विक्रिया में एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम, 2 से 2 बनेंगे और 2 यहाँ काम में आएंगे तो 2 NADH2 बनेंगे और 2 NADH2 बनेंगे तो 6 एटीपी बनेंगे। मध्यमवर्तीय विक्रिया से कितने एटीपी? 6 एटीपी। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी? 8 एटीपी। कितने एटीपी? 8 एटीपी। टोटल एटीपी बताओ कितने बने यहाँ पर? टोटल एटीपी बताओ। 24 और 6 30 और 30 और 8 38 एटीपी। ये हमारा समीकरण था, ये क्लियर हो गया किस प्रकार से 38 एटीपी का क्या होगा? निर्माण। ये क्रेब्स साइकिल का एटीपी पुल है। कितनी बार यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है? कितनी बार क्रेब्स साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन की, अकेले क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। इसको भी जोड़ें तो इसके साथ 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी। डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया कितनी बार होगी? यदि अकेले क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 4 बार। इसको भी जोड़ें तो 5 बार। ऑक्सीडेशन की क्रिया कितनी बार होगी? अकेले इसकी बात करें तो 4 बार, इसको जोड़े तो 5 बार। ऑक्सीडेशन की क्या होगी यहाँ पर? क्रिया हमें देखने को मिलती है। क्लियर? यह आपका क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।